हेलो एवरीवन, आई थिंक आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आपका नीट जेई सीईटी जो भी एग्ज़ाम आप देने के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे होंगे। तो आओ आज हम शुरू करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इम्पोर्टेंट टॉपिक्स का पार्ट नंबर 3। तो पहला टॉपिक में हमने पढ़ाया था एरोमेटिसिटी के बारे में। सेकेंड टॉपिक में हमने पढ़ाया था इलेक्ट्रोफिलिसिटी एंड न्यूक्लियोफिलिसिटी के बारे में। जब सेकेंड टॉपिक हमने पढ़ाया था तभी हमने बात किया था जो हमारा आने वाला जो टॉपिक है या मतलब पार्ट नंबर 3 है वो क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिसिटी के बारे में। तो चलो शुरू करते हैं आज का न्यू टॉपिक जिसका नाम है न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिसिटी। बस शुरू करने से पहले एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन, अब मुझे देख रहे हैं केमिस्ट्री बाई काशीस यूट्यूब चैनल में। अगर आपको इसी नोट्स का, इसी वीडियो का अगर बेहतरीन हैंड रिटेन नोट्स चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और अगर बेहतरीन और भी कुछ नोट्स चाहिए तो आप क्लास नोट्स ऑफ केमिस्ट्री फेसबुक पेज में आप मुझे फॉलो कर सकते हैं या फिर आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलो आओ शुरू करते हैं मेरे साथ इलेक्ट्रोफिलिसिटी एंड न्यूक्लियोफिलिसिटी के बारे में पढ़ना। तो पहले मैं बोलूँ आपको इलेक्ट्रोफिलिसिटी और न्यूक्लियोफिलिसिटी में बारे में जब पढ़ेंगे हम तो एक बात याद रखना, मैक्सिमम बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन होता है जो इलेक्ट्रोफिलिसिटी और न्यूक्लियोफिलिसिटी के बारे में। आपको एग्जामिनर जो एग्जाम में सवाल करता है वो गुमराह कर सकता है। तो जहाँ जहाँ आपको दिक्कत हो सकता है हम उसी जगह को ज़्यादा फोकस करेंगे। याद रखना हमारा ये सीरीज़ मेनली उस बच्चों के लिए है जो बच्चा दिल से चाहता है जो हम मेहनत कम करें लेकिन हमें एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आता है वो डायरेक्टली सॉल्व हो जाए। मेनली उसी बच्चे के लिए ये सीरीज़ हमारा शुरू किया है। जो भी ज़्यादा पढ़ता है वो तो पढ़ ही लेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो मॉडरेट बच्चा है जो पढ़ना कम चाहता है लेकिन ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना चाहता है कम पढ़ के, तो उसी के लिए हमने ये सीरीज़ मैंने डिज़ाइन किया। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। आओ देख लो, तो हमने एज यूजर उसको बना के रखा आपके लिए पहले से ही, जो अभी बोल रहा हूँ मैं आपका, इसका PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके चलो आप देख लो। पहले न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी के बारे में बात करें। अगर मैं पहले बात करूँ न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होता है, तो अब लास्ट वीडियो में हमने बताया था न्यूक्लियोफाइल के बारे में। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, ऐसा एक स्पेसीज जिसके पास क्या होता है, नेगेटिव चार्ज या फिर लोन पेयर होता है, मतलब जिसका पास इलेक्ट्रॉन देने का क्षमता होता है। बेसिसिटी क्या होता है, बेस क्या होता है, सेम होता है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन देने का क्षमता होता है। बस हमने डिफरेंस क्या बताया था, बस डिफरेंस बताया था जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो अपना लोन पेयर को, अपना नेगेटिव चार्ज को या फिर अपना इलेक्ट्रॉन को किसको देता है, इसको देता है कोई इलेक्ट्रो पॉजिटिव सेंटर को, मेनली कार्बन को देता है। लेकिन बेस अपना जो लोन पेयर है या फिर नेगेटिव चार्ज है या फिर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो ज़्यादा है वो किसको देगा, हाइड्रोजन को। मतलब न्यूक्लियोफाइल एक पॉजिटिव चार्ज कॉन्टेनिंग कार्बन सेंटर को अटैक करता है और बेस हमेशा हाइड्रोजन को अटैक करता है। अब बताओ जब न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या हुआ, अब तो हमने बात किया बेस और न्यूक्लियोफाइल। अब न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होता है, देखो कोई न्यूक्लियोफाइल कितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को दे रहा है उसी को बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिसिटी, या फिर इसको बोलो स्ट्रेंथ ऑफ बेस, स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल का स्ट्रेंथ कितना है, कितना मजबूत है, कितना उसका देने का क्षमता ज़्यादा है, वही क्या है उसका न्यूक्लियोफिलिसिटी। बेस भी सेम है, कोई बेस कितना अच्छा है उसको ही हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ बेस इज नॉन एज बेसिसिटी। तो आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। मतलब डेफिनेशन सिर्फ न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल का इलेक्ट्रॉन देने का क्षमता। ओके इसी को स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल। बेसिसिटी भी सेम है, स्ट्रेंथ ऑफ बेस, कौन बेस कितना जल्दी से H+ को इलेक्ट्रॉन दे रहा है वही क्या है उसका स्ट्रेंथ है। अब बोल सकते हो और भी, रिएक्टिविटी ऑफ न्यूक्लियोफाइल इज नॉन एज न्यूक्लियोफिलिसिटी, रिएक्टिविटी ऑफ बेस इज नॉन एज बेसिसिटी। ओके अब आ जाओ कुछ और भी बात कर लेते हैं। बेहतरीन बेस का नाम सुनते ही पहले ज़माने में हमें बात आता था अरेनियस थ्योरी। क्या, पानी में कोई सॉल्वेंट को, पानी में किसी को अब क्या करो, डिजोल्व करोगे तो अगर क्या देता है OH- प्रोड्यूस कर रहा है तो क्या बोलोगे उसको, बेस बोलोगे, अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस थ्योरी। फिर बोल रहा हूँ कोई भी सॉल्वेंट को अगर पानी में आप डिजोल्व करोगे, है ना, कोई भी कंपाउंड में पानी में डिजोल्व करोगे, अगर मान लो OH- प्रोड्यूस कर रहा है तो क्या बेस है, लेकिन अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस थ्योरी। अगर आर्हेनियस के बाद हमने दूसरा और एक थ्योरी देखा जिसका नाम बोस्टन लाउरी थ्योरी, उसने क्या बोला, जो H+ को एक्सेप्ट करता है वो भी क्या है, एक बेस है। लास्ट एक कॉन्सेप्ट है जो लुइस ने दिया था, लुइस कॉन्सेप्ट क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्स डोनर। ऐसा कोई स्पेसीज जो इलेक्ट्रॉन पेयर देता है उसी को हम क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं।
तो ये डेफिनेशन आपको याद रखना है, क्योंकि नीट वालों के लिए, बच्चों के लिए बोल रहा हूँ, एग्जाम इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में 2018 में एग्जाम में बेस से ऐसा रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था। तो आपको बोलो एरेनियस का हिसाब से OH माइनस देने वाला बेस है, बोस्टन लाउरी से हिसाब से H प्लस लेने वाला बेस है, और लुइस का हिसाब से लोन पेयर देने वाला क्या होता है, बेस होता है। क्लियर हो रहा है बात। अब आ जाओ इम्पोर्टेंस बात करते हैं। देखो इम्पोर्टेंस बात में मैंने एक नोट्स लगाया। क्या नोट्स लगाया? हम पढ़ने वाले हैं न्यूक्लियोफिसिटी और बेसिसिटी के बारे में। तो मैं अगर आपको बोलूं कि दोनों एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, किसमें? इलिमिनेशन रिएक्शन में और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। अब बोलोगे सर इलिमिनेशन रिएक्शन कौन सा है, सब्स्टिट्यूशन कौन सा है? बताता हूँ, बस थोड़ा ध्यान रखो। देखो मान लो आपके पास एक एल्काइल हैलाइड है, RX है, इसको बोलते हैं एल्काइल हैलाइड, नाम तो सुना ही होगा एल्काइल हैलाइड। चलो अब मैं ले लेता हूँ एक एल्काइल हैलाइड, देख लो यहाँ, मैं यहाँ आपको एक्सप्लेन करता हूँ पहले थोड़ा सा। RCH2, मान लो यहाँ CH2 और यहाँ X है, ये है एल्काइल हैलाइड। क्या है? एल्काइल हैलाइड है। अब बताओ ये अल्फा है और ये क्या है? बीटा है। अब देख लो ये जो हेलोजन है ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव मानते हो, ये होता है डेल्टा नेगेटिव और कार्बन होता है डेल्टा पॉजिटिव। अब मैंने यहाँ इस्तेमाल किया एल्कालाइन KOH, क्या ये एल्कोहलियो KOH इस्तेमाल किया, और मैंने यहाँ इस्तेमाल किया एक्वास KOH। क्या इस्तेमाल किया? एक्वास KOH। देखो ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देख लो आप, अगर आपने एल्कालाइन KMnO4 यूज़ किया तो यहाँ से पहले तो OH माइनस बनेगा। छोड़िए, अब ये OH माइनस एक बेस की तरह काम करेगा। कैसे काम करेगा? बेस की तरह। अब बताओ बेस दुनिया में आता है किसको लेने के लिए? H प्लस को लेने के लिए। तो ये क्या होगा, ये कार्बन अल्फा, ये बीटा, बीटा से हाइड्रोजन लेगा, बीटा से हाइड्रोजन लेगा, मतलब यहाँ से एक हाइड्रोजन उठा के ले जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ से हाइड्रोजन उठा के ले जाएगा तो यहाँ एक वैलेंसी कम हो जाएगा, अब इसमें एक वैलेंसी कम हो जाएगा और यहाँ से हेलोजन निकल जाएगा। तो यहाँ जो रिएक्शन होगा वो कैसे बनेगा? प्रोडक्ट RCH डबल बॉन्ड CH2, मतलब क्या बना? एल्कीन बना। क्या बना? एल्कीन। इसका मतलब जब भी एल्कालाइन KMnO4 यूज़ करोगे तो इसका इलिमिनेशन रिएक्शन हुआ। क्या ऐसा रिएक्शन हुआ? इलिमिनेशन। अरे यहाँ से HX निकल गया, इलिमिनेशन हुआ। अब देख लो एक्वास यूज़ किया तो यहाँ से OH माइनस जो होगा, अब बताओ ये कौन है? OH माइनस। देखो यहाँ OH माइनस काम किया बेस की तरह, लेकिन एक्वास लोगे तो ये काम करेगा एक न्यूक्लियोफाइल की तरह। कैसे काम करेगा? OH माइनस न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। अगर ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम किया तो हमेशा 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 किस में से अटैक करेगा? पॉजिटिव चार्ज कंटेन कार्बन को। तो ये OH माइनस इस कार्बन को अटैक करेगा और यहाँ से हेलोजन को चलता बनाएगा, तो बनेगा RCH2 और क्या होगा? OH। बताओ बताओ हेलोजन की जगह कौन आया? OH। तो ये कौन सा रिएक्शन किया? सब्स्टिट्यूशन। तो बोलो, अभी बोलो। देखो KOH, यहाँ एल्कोलियो था इसलिए कास किया बेस, कम किया बेस की तरह। देखो यहाँ एक्वास था इसलिए यूज ऐसे न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल हुआ तो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम किया तो कौन सा रिएक्शन हुआ? कौन सा रिएक्शन हुआ? बोलो, सब्स्टिट्यूशन। लेकिन अगर बेस की तरह काम किया तो क्या हुआ? एल्कीन, मतलब क्या हुआ? इलिमिनेशन। अब मैं क्यों बोल रहा हूँ आपको? इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बेस हमेशा क्या करता है? हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करता है, हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन देता है। लेकिन OH माइनस जब न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा तो किसको इलेक्ट्रॉन देगा? किसको इलेक्ट्रॉन देगा? इलेक्ट्रोपॉजिटिव कार्बन सेंटर को। क्लियर है? अब आओ देख लो हमारा नोट्स में क्या बोलता है। देखो मैंने वही बात बोला आपको, एल्काइल हैलाइड एल्कोहलियो लोगे तो ये बेस की तरह काम करेगा, तो ये होगा इलिमिनेशन रिएक्शन। अब आओ अगर एक्वास लोगे तो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, होगा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यहाँ एल्काइल हैलाइड से बनेगा एल्कोहल, यहाँ बनेगा एल्कीन। मैंने वो भी बोला बेस अटैक करता है हाइड्रोजन को, न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है किसको? बताओ, पॉजिटिव कार्बन सेंटर को, पॉजिटिव चार्ज कंटेनिंग कार्बन सेंटर को अटैक करता है। देख लो एक एग्जाम्पल और भी मैं बताता हूँ आपको। अब देख पा रहे हो? देखो मैंने एक कंपाउंड लिया, एल्काइल हैलाइड है ये। अब देख लो एल्का क्या क्या यूज़ किया? एल्कोहलियो KOH यूज़ किया। तो यहाँ से जो OH माइनस आएगा वो बीटा हाइड्रोजन को ले लेगा। देखो OH माइनस हाइड्रोजन किसको दे रहा है? इलेक्ट्रॉन किसको दे रहा है? इसको दे रहा है। तो ये हाइड्रोजन को ले लिया, ये बॉन्ड इधर आया, हेलोजन निकल गया, हेलोजन क्यों? गुड लिविंग ग्रुप से निकल, तो क्या बना? एल्कीन बना। लेकिन अगर एल्कोहलियो KOH यूज़ करोगे तो ये जो KOH है ये देख पा रहे हो KOH, ये OH माइनस और एक न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, तो इस सेंटर में अटैक करेगा, पॉजिटिव से कार्बन को अटैक करेगा, तो यहाँ से एक एल्कोहल बना देगा, जो मैंने आपको अभी अभी बोला है।
ओके, अब कुछ और बात बताता हूँ, तो बोलो बेस कहाँ अटैक करता है, H+ लेने के लिए दुनिया में आता है। न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करता है, पॉजिटिव चार्ज कॉन्टेन कार्बन को अटैक करता है। क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे देखो, अब हम कंपेयर करेंगे न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिटी। क्यों कंपेयर करेंगे न्यूक्लियोफिलिसिटी बेसिटी, पहले मन में आपको सवाल आया होगा जो क्यों कंपेयर करेंगे, तो इसके लिए आपको मैं जवाब देता हूँ। क्योंकि न्यूक्लियोफाइल भी वही है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, बेस भी वही है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। तो दोनों में कहाँ कहाँ सिमिलरिटी है, कहाँ कहाँ दोनों में डिफरेंस है, हम वही बताने को कोशिश करेंगे। अब चलो, पहला नंबर ए, इसमें ध्यान देना, ए नंबर में कितना पॉइंट में पढ़ रहा हूँ आपको, बिल्कुल इसी अंदर से क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फैक्टर, फिर बोल रहा हूँ क्या फैक्टर, मेरे साथ बताओ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फैक्टर। देख लो पहला, देखो अब खुद सोचो, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, कौन सा एटम, लेस इलेक्ट्रॉनिक एटम contain lone pair is a good nucleophile and good base। बताओ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितना कम होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितना कम होगा, उतना ही लोन पेयर को क्या करेगा, जल्दी डोनेट करेगा, जल्दी डोनेट करेगा तो उतना ही अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा, उतना ही अच्छा बेस होगा। अब बताओ, एमोनिया है आपके पास वाटर है, आपके पास HF है, हाइड्रोजन फ्लोराइड है, कौन अच्छा बेस है, तो बोलो कौन अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। देखो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और यहाँ फ्लोरीन। सर ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन तो सबके लिए कॉमन है। बताओ अगर मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का बात करूँ तो बोलो क्या होगा, नाइट्रोजन से ज़्यादा कौन होगा, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से ज़्यादा कौन होगा, फ्लोरीन। ऐसा होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं जो, अगर ऐसा सोच रहे हैं तो, अगर नहीं सोच रहे हैं तो बिल्कुल सोचो। ठीक है, इलेक्ट्रोनिक किसका ज़्यादा है, नाइट्रोजन, फ्लोरीन का। किसका कम है, ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन से भी कम क्या है, नाइट्रोजन। तो बोलो पढ़ो जिस ठीक से। देखो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर अगर लोन पेयर है तो जल्दी लोन पेयर को डोनेट करेगा, वो उतना ही अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा, उतना ही अच्छा बेस होगा। क्लियर है। तो यहाँ इन तीनों में से एमोनिया इज ए गुड न्यूक्लियोफाइल एज वेल एज गुड बेस, वाटर इज ए गुड न्यूक्लियोफाइल एज कम्पेयर टू HF बट इसको लेस एज कम्पेयर टू एमोनिया। देखो HF इज बेड न्यूक्लियोफाइल, अच्छा न्यूक्लियोफाइल नहीं है, अच्छा बेस भी नहीं है एज कम्पेयर टू वाटर एंड एमोनिया। क्लियर है। तो बताओ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर लोन पेयर है तो अच्छा क्या नहीं होगा, वो बेस भी नहीं होगा, अच्छा न्यूक्लियोफाइल भी नहीं होगा। और एक शानदार एग्जांपल देता हूँ, ये खुद आप करो। चलो ये एग्जांपल बोलो, देख लो ये एग्जांपल, PH3 नाम तो सुने होगा, फॉस्फीन, H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड, HCl। बताओ कौन अच्छा न्यूक्लियोफाइल और कौन अच्छा बेस होगा, तो बोलोगे सर ये अच्छा होगा, ये अच्छा होगा, है ना। क्यों, क्योंकि ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक के हिसाब से सजाओ। देखो लेफ्ट टू राइट क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक डिक्रीज इंक्रीज करता है। देखो फॉस्फीन, देखो फॉस्फीन मतलब फॉस्फोरस, सल्फर और क्लोरीन, कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये। तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, लेस बेसिक, लेस न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर, तो ये सबसे अच्छा न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। आ जाओ नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरह चलते हैं। देख लो एक एग्जाम्पल लिया मैंने यहाँ, देख लो OH ग्रुप है, NH2 है। अब देख लो ये जो एक कंपाउंड लिया मैंने, आज ठीक से सब सोचना, बिल्कुल फोकस यहाँ। देखो ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन है, क्लोरीन है। बताओ क्लोरीन के ऊपर डेल्टा नेगेटिव, ऑक्सीजन के ऊपर डेल्टा नेगेटिव, क्यों, कार्बन से दोनों ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब बताओ इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन का ज़रूरत है क्योंकि ये बेचारा इलेक्ट्रो पॉजिटिव हो गया, इसके साथ जुड़ा हुआ दोनों एटम इससे इलेक्ट्रॉन ले लिया। अब बताओ यहाँ दो इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप है, एक तो ऑक्सीजन है और एक नाइट्रोजन है, कौन इलेक्ट्रॉन देगा जल्दी, बोलो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। तो बोलोगे सर नाइट्रोजन देगा, क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन होगा तो ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, जल्दी इलेक्ट्रॉन देगा। तो इनको मदद करने के लिए कौन ज़्यादा आगे आएगा, नाइट्रोजन जल्दी आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये रिएक्शन होकर ऐसे कंपाउंड बनाएगा। ओके, क्या बनाएगा वो आपको देखने का अभी ज़रूरत नहीं है, बस आपको मैं ये समझाना चाहता हूँ जो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में से नाइट्रोजन जल्दी इस इलेक्ट्रो पॉजिटिव कार्बन को इलेक्ट्रॉन जल्दी देगा। क्लियर है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। चलो आगे सेकंड नंबर B, देखो चार्ज फैक्टर। अब चार्ज फैक्टर क्या है, मान लो मैं आपको ये पढ़ के बाद में सुनाता हूँ, अब देख लो ना। देखो मान लो आपके पास NH2 है और एमोनिया है। अब बताओ नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है और नाइट्रोजन के ऊपर माइनस है, तो हमेशा याद रखना अगर सेम एटम, सिमिलर एटम के ऊपर नेगेटिव भी है और लोन पेयर भी है तो याद रखना माइनस वाला अच्छा न्यूक्लियोफाइल है और अच्छा बेस भी है एज कम्पेयर टू न्यूट्रल। देखो नेगेटिव चार्ज स्पेसीज आर स्ट्रोंगर न्यूक्लियोफाइल देन सिमिलर स्पेसीज विथ नेगेटिव चार्ज। देखो सेम स्पेसीज है, नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर, नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, तो हमेशा याद रखना लोन पेयर
कंटेन करने वाला क्या होता है, लेस न्यूक्लियोफिलिक लेस बेसिक। देखो ये कम बेसिक कम न्यूक्लियोफिलिक हो रहा है एज कम्पेयर टू नेगेटिव चार्ज। ऐसा क्यों होता है, किसी के ऊपर अगर चार्ज कंटेन कर रहा है तो हाईली ज़्यादा अनस्टेबल है एज कम्पेयर टू न्यूट्रल। अब बोलो खुद सोचो, न्यूट्रल वाला क्या होता है, ज़्यादा स्टेबल। अगर ज़्यादा स्टेबल है तो इसका इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का टेंडेंसी थोड़ा कम होगा, और ये नेगेटिव है तो इसका इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का टेंडेंसी ज़्यादा होगा, क्योंकि ये थोड़ा ज़्यादा क्या है, अनस्टेबल है। ओके, अब बताओ ये ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है और ऑक्सीजन के ऊपर माइनस है, बताओ सेम स्पेसिस है। देखो स्पेसिस क्या है, सेम है, स्पेसिस क्या है, सिमिलर है। ऑक्सीजन ऑक्सीजन लोन पेयर है और माइनस है, तो माइनस वाला अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा। देखो उसके बाद देखो एफ माइनस, और यहाँ एफ के ऊपर क्या है, लोन पेयर है, तो एफ माइनस अच्छा न्यूक्लियोफिल की तरह काम करेगा, अच्छा बेस की तरह भी काम करेगा। तो याद करो CH3 माइनस और CH4, CH3 माइनस अच्छा है। ओके, यहाँ SH और यहाँ H2S, तो SH इज मोर न्यूक्लियोफिलिक एंड मोर बेसिक। याद रखना, अगर सिमिलर एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज भी है और लोन पेयर भी है तो याद रखना हमेशा 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 नेगेटिव वाला ज़्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल भी होता है, अच्छा बेस भी होता है एज कम्पेयर टू न्यूट्रल स्पेसिस। अब आओ नेक्स्ट पॉइंट नंबर C, क्या नाम है, पीरियोडिक वेरिएशन। यहाँ ये सबसे इम्पोर्टेंट है, अभी तक का सबसे इम्पोर्टेंट यही है। देख लो क्या है यहाँ, देख लो। देखो मैंने बोला पीरियोडिक वेरिएशन में क्या होता है, हमेशा याद रखना पीरियोडिक वेरिएशन में हमने दो कंसीडर करेंगे, दो फैक्टर कंसीडर करेंगे। कितना, 2 क्वार्टर की, क्या क्या, एक तो पीरियोडिक वेरिएशन और एक ग्रुप वेरिएशन। क्या पोजिशन, एक पीरियोडिक वेरिएशन और एक क्या, ग्रुप वेरिएशन। अब याद रखो अगर हम पीरियोडिक वेरिएशन कंसीडर करते हैं तो हम हमेशा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फैक्टर कंसीडर करेंगे। कौन सा कंसीडर करेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फैक्टर। देखो कंसीडर ओनली इलेक्ट्रोनेगेटिव फैक्टर। ओके क्लियर, अगर हम पीरियड में देख रहे हैं तो सिर्फ क्या कंसीडर करेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंसीडर करेंगे। क्लियर है, अब आ जाओ नेक्स्ट, देख लो क्या हुआ। अगर पीरियड में देखें तो बोथ क्या होगा, डिक्रीज करेगा अलोंग द पीरियड। अगर लेफ्ट टू राइट आप मूव कर रहे हैं, किसी भी पीरियड में लेफ्ट टू अगर राइट आप मूव कर रहे हैं, याद करो किसी पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं, देखो कार्बन के ऊपर नेगेटिव, नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव और फ्लोरीन के ऊपर नेगेटिव, तो बताओ कौन अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा, तो बोलोगे का CH3 माइनस अच्छा न्यूक्लियोफाइल। ये देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितना ज़्यादा होगा, सुन लो, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव अपना लोन पेयर को या फिर माइनस को जल्दी डोनेट नहीं करना चाहेगा। देखो तो ये अपना लोन पेयर माइनस को होल्ड करके रखेगा क्योंकि ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, लेकिन ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव तो माइनस को होल्ड करके रखने का क्षमता कम है, तो जल्दी इसको डोनेट कर पाएगा। जो जितना जल्दी देने वाला है, जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन देने वाला है वो उतना ही अच्छा बेस, उतना ही अच्छा न्यूक्लियोफाइल इन्हें पीरियड। याद रखना पीरियोडिक वेरिएशन है ये, ग्रुप वेरिएशन नहीं है। चलो पहले बात करूँ फिर एक बार, चलो बताओ पीरियोडिक वेरिएशन में हम दो कौन से करेंगे, एक तो पीरियोडिक वेरिएशन, सॉरी पीरियोडिक टेबल में दो कौन से करेंगे, एक तो पीरियोडिक वेरिएशन और एक ग्रुप वेरिएशन। देखो पीरियोडिक वेरिएशन में हम क्या देखेंगे, ओनली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फैक्टर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा तो माइनस चार्ज को होल्ड करके रखेगा, पकड़ के रखेगा तो ज़्यादा अच्छा क्या होगा, सॉरी लोन पेयर को या फिर माइनस को अच्छे से होल्ड करके रखेगा तो बुरा क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोफाइल, बुरा बेस होगा। लेकिन अगर कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसके ऊपर माइनस है, तो अपने माइनस को होल्ड करके रखना नहीं चाहेगा, जल्दी जल्दी इसको रिलीज करना चाहेगा, तो अच्छा बेस भी होगा, अच्छा न्यूक्लियोफाइल भी होगा। क्लियर है, अब आ जाओ सेकंड। अब देख लो सर ये देखो ये कौन सा पीरियड का बात किया हमने, सेकेंड पीरियड का बात किया, 2p का बात किया, सेकेंड पीरियड का बात किया, लेकिन ये कौन सा पीरियड का बात कर रहे हैं हम, 3p का। अब बताओ थर्ड p, देखो SiH3 PH2 माइनस SH माइनस और H माइनस Cl माइनस। अब बताओ देखो यहाँ इधर से इधर जाओगे तो इलेक्ट्रॉनिक बढ़ेगा, क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन सल्फर, सल्फर इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन फॉस्फोरस, फॉस्फोरस इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन सिलिकॉन। तो इधर से इधर जाओगे तो इलेक्ट्रॉनिक बढ़ रहा है, तो नेगेटिव को होल्ड करने का टेंडेंसी बढ़ रहा है, नेगेटिव को जितना होल्ड करके अपने पास रख पाएगा उतना न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिसिटी दोनों क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब एक बात यहाँ नोट्स करके दिमाग के अंदर घुसा लो, क्या बात घुसा लोगे यहाँ, याद करना, फिर बोल रहा हूँ याद करना, पीरियोडिक टेबल में जब हम पीरियोडिक वेरिएशन बोलेंगे तो यहाँ सॉल्वेंट का नो इफेक्ट, क्या नो इफेक्ट, सॉल्वेंट फैक्टर यहाँ नहीं देखना पड़ेगा आपको।
क्या कौन सा सॉल्वेंट में दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है सर। अब मन में है सर क्यों ऐसा है, क्योंकि जब आप पीरियड का बात करते हैं तो साइंस का उतना ज़्यादा फैक्टर नहीं होता है। फिर से अगर आप पीरियड का बात कर रहे हैं, लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं तो साइंस का ज़्यादा वेरिएशन नहीं हो रहा है। ओके, इसीलिए जब पीरियोडिक वेरिएशन करोगे बेसिसिटी और न्यूक्लियोफिलिसिटी देखो दोनों ही डिक्रीज करेगा, सॉल्वेंट का कोई इफेक्ट यहाँ नहीं देखना है। आप आओ, मैंने क्यों बोला था आपको यहाँ आके पता ज़रूर चल जाएगा। क्या ग्रुप वेरिएशन, अब पहले ही मैंने बोला ग्रुप वेरिएशन में आपको क्या देखना है, सॉल्वेंट इफेक्ट देखना है। क्या देखना है, सॉल्वेंट इफेक्ट। आप याद रखना यहाँ हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फैक्टर नहीं, यहाँ हम साइंस फैक्टर कौन से करेंगे, क्या साइंस फैक्टर, क्या कौन से करेंगे, साइंस फैक्टर कौन से करेंगे, क्या फैक्टर कौन से करेंगे, साइंस फैक्टर। अब अगर सॉल्वेंट का इफेक्ट है तो बताओ सॉल्वेंट कितना तरह का होता है, दो तरह का याद रखेंगे यहाँ। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, देखो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर प्रोटिक और पोलर एप्रोटिक, पीपीएस और पीएस, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। इसको आपको बहुत ही बारीकी से समझना होगा। आ जाओ मेरे साथ। अगर पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है, कौन सा सॉल्वेंट है, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है, तो याद रखना पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में क्या होता है, देखो टॉप टू बॉटम न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिसिटी दोनों घटता है, दोनों क्या होता है, घटता है। ऐसा क्यों है, देखो यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है। देखो फ्लोरीन छोटा साइंस है, बोलता हूँ आपको, देखो ये फ्लोरीन है, मान लो ये फ्लोरीन है, इसके बाद -4 है, ये क्लोरीन है, माइनस है, ये ब्रोमीन है। अब समझो ठीक से, ये ब्रोमीन है, इसका और माइनस है, और ये मान लो आयोडीन है, ये माइनस है। बताओ देखो इसका साइज़ बड़ा है तो ये एक ही तो चांस है, -1, तो ये सबके ऊपर 1 चांस है, 1 नेगेटिव चांस है। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखो, छोटा के ऊपर -1, बड़े के ऊपर -1, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा, जितना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगा उतना न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी ज़्यादा होगा। याद करो, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा तो न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा, बेसिसिटी भी ज़्यादा। किस सॉल्वेंट में, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। किसमें, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। मैंने बोला पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में न्यूक्लियोफिलिसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज करता है तो न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीज करेगा और बेसिसिटी भी डिक्रीज करेगा। क्लियर है। फिर से पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में। ओके, अब आ जाओ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में। देखो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या होता है, देखो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में अगर बात करेंगे, याद रखना यही इंपॉर्टेंट है। मैं क्वेश्चन कराऊंगा आपको। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट क्या होता है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में देखो टॉप टू बॉटम, देखो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन आएगी। अगर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में बात करेंगे तो न्यूक्लियोफिलिसिटी धीरे धीरे बढ़ेगा, न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होगा, बढ़ेगा, और बेसिसिटी क्या होगा, घटेगा। न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ेगा और बेसिसिटी घटेगा। ऐसा क्यों, देख लो। अगर मान लो फ्लोरीन माइनस है, पोलर सॉल्वेंट है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट पोलर कौन है, वाटर, देख लो। तो यहाँ वाटर के पास, यहाँ देखो मान लो वाटर है, फ्लोरीन का माइनस है, यहाँ HO, यहाँ H, ऐसा करके लाखों वाटर का मोलिकुल आके ऑक्सीजन फ्लोरीन को जुड़ जाएगा। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन का डेल्टा पॉजिटिव होगा और ऑक्सीजन का डेल्टा नेगेटिव, तो इसका पॉजिटिव, इसका फ्लोरीन का नेगेटिव से जुड़ेगा। तो जब एक छोटा मोलिकुल, छोटा साइज वाला मोलिकुल वाटर में जब जाएगा ना तो इसका साइज बड़ी हो जाएगा, और जितना साइज बढ़ेगा उतना न्यूक्लियोफिलिसिटी घटेगा। न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होगा, घटेगा, लेकिन बेसिसिटी के उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए जितना छोटा साइज होगा वाटर के अंदर, सॉल्वेंट के अंदर, कौन सा सॉल्वेंट, पोलर सॉल्वेंट में, उतना न्यूक्लियोफिलिसिटी कम होगा। फिर से, जितना साइज छोटा होगा पोलर सॉल्वेंट के अंदर, उसका क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोफिलिसिटी उतना ही घट जाएगा। तो याद करो, फ्लोरीन साइज छोटा था, आयोडीन का साइज बड़ा है, तो वाटर में जाने के बाद या फिर पोलर सॉल्वेंट में जाने के बाद, कौन सा सॉल्वेंट, वाटर छोड़कर वही दूसरा और भी पोलर सॉल्वेंट है, जैसे कि अल्कोहल है ना। तो वाटर में जाने के बाद, अल्कोहल में पोलर सॉल्वेंट में जाने के बाद इसका साइज बड़ा हो जाता है। याद रखो, छोटा के साइज वाटर में या फिर पोलर सॉल्वेंट में जाके ज़्यादा बड़े हो जाता है, तो उसका न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या हो जाता है, कम। इसीलिए बस एक बात, आंखें बंद करके मेरे बात सुनो, जब भी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट बोलेगा
तो जितना छोटा साइज होगा उतना न्यूक्लियोसिटी क्या होगा, कम होगा। देखो न्यूक्लियोसिटी बढ़ रहा है क्योंकि छोटा का साइज बड़ा हो जाएगा तो न्यूक्लियोसिटी कैरेक्टर घटेगा। ये बड़ा साइज है, ये बड़ा साइज है ऑलरेडी, तो इसमें वाटर कम जुड़ेगा तो इसका साइज पानी में जाने के बाद या फिर पोलर सॉल्वेंट में जाने के बाद कम रहेगा तो इसका न्यूक्लियोसिटी ज़्यादा होगा। लेकिन बेसिटी क्या होगा, बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। बेसिटी क्या होगा, धीरे धीरे से क्या होगा, डिक्रीज करेगा। मतलब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में अच्छा बेस कौन है, फ्लोरीन, और बुरा बेस कौन है, आई माइनस। लेकिन न्यूक्लियोफाइल कौन है, अच्छा आई माइनस अच्छा न्यूक्लियोफाइल, और फ्लोरीन क्या है, बुरा न्यूक्लियोफाइल। और एक एग्जांपल दिखाता हूँ आपको, जैसे मैंने बोला था, देखो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिटी क्या, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। देखिए यहाँ देखो 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 सब एक ही ग्रुप में है। कौन सा ग्रुप, 16 में है। देखो ऑक्सीजन OH माइनस SH माइनस SEH माइनस, देखो ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम O माइनस है ना, S माइनस, इसमें सबके साथ क्या है, H है, H है ना, सबके साथ H है। अब बताओ टॉप टू बॉटम क्या होगा, वाटर में डुबाने के बाद छोटा के साइज क्या हो जाएगा, बड़े, तो इसका न्यूक्लियोफिलिटी क्या सबसे कम। देखो देखो कम, तो न्यूक्लियोफिलिटी क्या रहा है, घट रहा है, लेकिन बेसिटी बढ़ रहा है। देखो बेसिटी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, उल्टा एक दूसरे का तो याद करो पोलर सॉल्वेंट में न्यूक्लियोफिलिटी और बेसिटी क्या होगा, ऑपोजिट हो जाएगा। पोलर सॉल्वेंट में छोटा का साइज क्या हो जाएगा, बड़े हो जाएगा, इसीलिए न्यूक्लियोफिलिटी सबसे कम हो जाएगा। ओके चलो आगे प्रॉब्लम देखो। देखो इफ़ ऑल द डोनर एटम्स आर सेम, सर ऐसा कैसे, मान लें देखो ऑक्सीजन माइनस, देखो OH माइनस OR माइनस, ये तो है फेनोक्साइड OPH माइनस, यहाँ क्या है RCOO माइनस। देखो हाइड्रोक्साइड, ये कौन है, एल्कोक्साइड, फेनोक्साइड, और क्या है कार्बोक्सिलिक एसिड का माइनस। तो यहाँ देखो देखो यहाँ क्या हो रहा है, बेसिटी घट रहा है, न्यूक्लियोसिटी क्या हो रहा है, ये भी दोनों भी घट रहा है। न्यूक्लियोसिटी और बेसिटी दोनों क्या होगा, घटेगा। क्यों घटेगा, देखो यहाँ जो माइनस है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल है। नेगेटिव चार्ज जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उतना बेसिटी और न्यूक्लियोसिटी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। क्यों घटेगा, क्योंकि स्टेबल है तो देने का टेंडेंसी कम हो जाएगा, है ना। यहाँ सबसे ज़्यादा, यहाँ कम, यहाँ कम, यहाँ और भी कम, क्योंकि रेजोनेंस करके इसका स्टेबल कर देगा, ये और भी रेजोनेंस करेगा। ओके, तो रेजोनेंस फैक्टर यहाँ कम करेगा। अब आ जाओ स्टेरिक फैक्टर, कौन सा फैक्टर, यहाँ भी मोस्ट इंपॉर्टेंट में से है स्टेरिक हिंडेंस फैक्टर। याद रखना ऑन सिमिलर स्पेसिस हैविंग नेगेटिव चार्ज, अगर सिमिलर स्पेसिस का नेगेटिव चार्ज है तो ही स्टेरिक फैक्टर काम करता है। पहले बेसिटी डायलेप्रोपोर्शनल टू स्टेरिक फैक्टर, जितना ज़्यादा स्टेरिक फैक्टर ज़्यादा होगा, क्राउडिंग ज़्यादा होगा या फिर भीड़ बट्टा ज़्यादा होगा, उतना ही बेसिटी ज़्यादा, उतना ही न्यूक्लियोसिटी क्या कम। तो याद करो न्यूक्लियोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंडेंस और बेसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंडेंस। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि बेस हमेशा, बेस किसके ऊपर डिपेंड करता है, S+ को लेता है। तो ये तो छोटा S+ को ले लेगा तो इसका भीड़ के ऊपर या फिर ज़्यादा स्टेरिक हिंडेंस के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करता है, पॉजिटिव चार्ज कार्बन को अटैक करता है, तो इसका फर्क पड़ता है भीड़ से। तो जितना भीड़ ज़्यादा होगा तो इसका अटैक करने का टेंडेंसी उतना ही कम हो जाएगा। आ जाओ एग्जाम्पल, एक शानदार एग्जाम्पल, CH3O- मिथॉक्साइड माइनस। देखो CH3CH2 इथोक्साइड माइनस, ये देखो आइसोप्रोपोक्साइड माइनस, ये क्या आइसोब्यूटोक्साइड माइनस। देखो तो ऑक्सीजन का ऊपर माइनस, देखो सिमिलर स्पेसिस के ऊपर नेगेटिव चार्ज है कि नहीं, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव। देखो साइंस बढ़ रहा है धीरे धीरे, अगर साइंस बढ़ेगा तो बेसिटी बढ़ेगा, मतलब अच्छा बेस कौन है, 4 3 2 1, बिल्कुल है, यही सोच रहे थे हम। लेकिन न्यूक्लियोफाइल कौन अच्छा है, 1 1 2 3 4, क्लियर है, याद करो भूलना मत। अब आगे आओ, नंबर F देख लो, यहाँ देखो OH माइनस और HOO माइनस। देखो ऑक्सीजन यहाँ भी डोनर है यहाँ, लेकिन यहाँ पास में और भी ऑक्सीजन है जिसके पास लोन पेयर है, तो इसका बेसिटी ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि ये लोन पेयर देखा इसको। देखो हाइड्राजीन और एमोनिया, इनमें से हाइड्राजीन ज़्यादा क्या होता है, बेसिस क्या होता है, बेसिक ज़्यादा होता है, मतलब ये अच्छा बेस, ये उतना अच्छा बेस नहीं होता है। तो याद करो जो इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप है उसका पास में अगर सेम ग्रुप जुड़ा हुआ है, सेम एटम जुड़ा हुआ है, तो उसका न्यूक्लियोसिटी क्या होता है, बढ़ जाता है। अच्छा बुरा, अच्छा बुरा। ओके, आते हैं नेक्स्ट पॉइंट के। देखो इस तरह भी सवाल पूछते हैं, देखो ये नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है, यहाँ भी नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है, लेकिन ये जो नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है ये क्या है, ये देखो ये क्या है, इसको हम बोलते हैं ब्रीजिंग। ये ब्रीज करके देखो, ये नाइट्रोजन घूम नहीं पाएगा, लेकिन ये नाइट्रोजन क्या होगा, घूम लेगा, क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड है और इसको यहाँ जोड़ दिया है, तो इसको बोलते हैं ये फ्लिप कर जाएगा, घूमेगा इधर से, कभी इधर है कभी ऐसा हो जाएगा। देख लो आप,
कभी इधर हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, कभी ऐसा हो जाएगा, कभी ऐसा कभी ऐसा। तो इसका लोन पेयर क्या, एक ही जगह में रहने का टेंडेंसी कम है। अगर एक ही जगह में रहने का टेंडेंसी कम हो जाएगा तो न्यूक्लियोसिटी कम होगा। तो इन दोनों में एग्जाम में अगर पूछे तो ये अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, उतना अच्छा न्यूक्लियोफाइल नहीं है। ओके, अब कुछ प्रॉब्लम देखते हैं। आओ देखो, ये जेई 2015 का प्रॉब्लम है। क्या बोला, देखो, द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी एमोंग द फ्लोइंग, इनमें से न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीजिंग ऑर्डर से जाओ। मैंने बोला था कौन, जितना ज़्यादा नेगेटिव स्टेबल होगा उतना न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होगा, कम होगा। देख लो, यहाँ माइनस सबसे कम स्टेबल, क्यों, क्योंकि ये पास में इलेक्ट्रॉन दे रहा है, यहाँ रेजोनेंस कर रहा है, स्टेबल है। यहाँ देखो सल्फाइड का माइनस, तो ये और भी ज़्यादा इससे ज़्यादा स्टेबल है। ये Cn माइनस सबसे ज़्यादा स्टेबल है, क्या, सॉरी, सबसे कम स्टेबल है, सबसे क्या है, कम स्टेबल है। क्यों, कार्बन के ऊपर नेगेटिव है, यहाँ तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव है। देखो, तो सबसे अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन होगा, Cn। तो पहला Cn, फिर कौन होगा, 2, उसके बाद 3 1, उसके बाद क्या 4। ये सबसे ज़्यादा स्टेबल, क्यों, क्योंकि ये 3 बार 3 टाइम्स इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस कर सकता है। जितना रेजोनेंस ज़्यादा करेगा उतना न्यूक्लियोसिटी क्या होगा, कम हो जाएगा। आप आ जाओ, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोसिटी एमोंग द फ्लोइंग। देखो, ये तो बहुत आसान है, तो मैंने अभी कराया। सबसे ज़्यादा कौन होगा, कौन होगा, OH, उसके बाद कौन होगा 1, उसके बाद कौन होगा, क्योंकि ये रेजोनेंस स्मूथली करेगा। देखो, यहाँ ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव, फिर भी यहाँ भी ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ तो रेजोनेंस है ही नहीं। और यहाँ अगर रेजोनेंस कराओगे तो कार्बन के ऊपर नेगेटिव चले जाएगा। तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल, ये क्या है, मोस्ट स्टेबल। नेगेटिव जितना स्टेबल होगा उतना न्यूक्लियोसिटी क्या होगा, कम। तो ये सबसे खराब न्यूक्लियोफाइल। उसके बाद आओ नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। व्हाट इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। इसमें से सबसे बेसिक स्ट्रेंथ देखो, देखो देखो कौन अच्छा बेस है। तो बोलो, यहाँ ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव है, नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव है, कार्बन के ऊपर नेगेटिव है, और यहाँ कार्बन के ऊपर नेगेटिव है। तो अब बताओ, अगर ये दोनों कार्बन के ऊपर नेगेटिव है तो ज़्यादा अच्छा क्या होगा, बेस होगा। लेकिन ये sp3 कार्बन है, लेकिन ये क्या है, sp वाला है। एस का परसेंटेज ज़्यादा होगा तो क्या होगा, एस का परसेंटेज जितना ज़्यादा होगा उतना न्यूक्लियोफिलिसिटी बेसिक कैरेक्टर कम होगा। तो ये सबसे अच्छा बेस है, सिंगल बॉन्डेड वाला। तो क्या होगा, 4 3 2 1, 4 3 2 1। अब आओ, ये 4 नंबर क्वेश्चन आप खुद करो। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोसिटी एंड बेसिटी। देखो, ये तीनों मैंने डायरेक्ट कराया। देखो, साइंस बढ़ रहा है, साइंस बढ़ रहा है, साइंस बढ़ रहा है, बाल्किनेस बढ़ रहा है, बाल्किनेस बढ़ेगा तो न्यूक्लियोसिटी घटेगा, मतलब 1 2 3 होगा न्यूक्लियोसिटी, और बेसिटी क्या होगा 3 2 1। बाल्किनेस ज़्यादा तो बेसिटी ज़्यादा, बाल्किनेस ज़्यादा तो न्यूक्लियोसिटी कम। अब देख लो, यहाँ न्यूक्लियोसिटी ऑर्डर ऑफ द करेक्ट रेस्पॉन्सिव, करेक्ट सबसे ज़्यादा कौन। देखो, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन है, तो पीरियोडिक वेरिएशन है, तो लेफ्ट टू राइट क्या होता है, डिक्रीज करता है, तो पहला वाला आंसर हो जाएगा। ओके, यहाँ देखो, उसके बाद व्हिच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए न्यूक्लियोफाइल, कौन न्यूक्लियोफाइल नहीं है, ये तो आपको दिखाई दे रहा है। ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है तो न्यूक्लियोफाइल है, ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है न्यूक्लियोफाइल है, नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है न्यूक्लियोफाइल, लेकिन हाइड्रोजन न्यूक्लियोफाइल नहीं है। यहाँ देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 7 नंबर, फॉर द फ्लोइंग न्यूक्लियोफाइल क्लोरीन माइनस, I माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में क्या होगा, देखो, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में, पोलर सॉल्वेंट में तो क्या होगा, जिसका साइज ज़्यादा वही अच्छा न्यूक्लियोफाइल। तो क्या हो जाएगा, आयोडीन, ब्रोमीन और क्या, पोलर सॉल्वेंट में नहीं बोला था, साइज छोटा तो न्यूक्लियोसिटी कम, तो क्लोरीन का कम, ब्रोमीन का ज़्यादा। अगर ये नॉन पोलर सॉल्वेंट बोलता, क्या बोलता, नॉन पोलर सॉल्वेंट में, तो उल्टा हो जाता, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन हो जाता। अगर कुछ दिया नहीं हुए तो याद रखना, कुछ सॉल्वेंट नहीं बोला, पोलर या फिर नॉन पोलर कुछ भी नहीं बोला, तो याद रखना है हमेशा हमें पोलर सॉल्वेंट में ही करना पड़ेगा। क्यों, यूनिवर्सल ट्रूथ है, वाटर इज ए पोलर सॉल्वेंट। क्लियर है, अगर कुछ बोला नहीं है, मैंने यहाँ नहीं बोला था पोलर सॉल्वेंट, तो भी आपको पोलर सॉल्वेंट में ही मानना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फ्लोइंग इज ए वीकेस्ट बेस, कौन वीकेस्ट, सबसे खराब बेस कौन है। देखो, एसिटेट आयन इज ए यहाँ सबसे खराब बेस, यहाँ एसिटेट आयन सबसे खराब बेस होता है। अब कुछ सवाल मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, वो देखो सारे मैं करा दूंगा तो आपको अपने आप को आप प्रूव नहीं कर पाओगे, जो मैं सीखा कि नहीं, मतलब आपने सीखा कि नहीं। इसीलिए आज से मैं कुछ होमवर्क भी आपके लिए लेकर आया हूँ। देखो, अरेंज द फ्लोइंग विद द न्यूक्लियोसिटी एंड बेसिटी, ये आपके होमवर्क है, डिस्क्रिप्शन में आपको ये मिल जाएगा। ओके, तो ये आप खुद कर लेना। दिखाई दे रहा है आप सबको, क्लियर है, क्लियर है। देखो, अगर मैं बोला, कुछ नहीं बोला, सॉल्वेंट टोल्वेंट कुछ नहीं बोला, पोलर प्रोटिक, एप्रोटिक सॉल्वेंट बोला, तो आपको पोलर प्रोटिक मान के चलना है। ओके, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो पार्ट नंबर क्या आएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक का 4 आएगा। अभी तक 3 हमने कंप्लीट कर चुके, तो बस
पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। ऑल द बेस्ट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आगे वाला जो वीडियो है वो आपको ज़रूर मिल सके। ओके, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।